हेलो, मेरा नाम अविनाश कुमार है और ये बस एक इंट्रो क्लास है। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे ब्रीदिंग क्या है। तो शुरुआत हम टॉपिक करते हैं ब्रीदिंग से। छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं कि ब्रीदिंग क्या है और रेस्पिरेशन क्या है। ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द इनसाइड एंड आउटसाइड एयर, मतलब कि हमारे अंदर और बाहर में गैसेस का एक्सचेंज को हम ब्रीदिंग बोलते हैं। मतलब कि जो हम एयर अंदर ले रहे हैं और जो हम एयर बाहर रिलीज आउट कर रहे हैं, इस प्रोसेस को हम ब्रीदिंग बोलते हैं। मतलब कि ब्रीदिंग इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस विदिन एंड आउटसाइड एनवायरमेंट। अपने अंदर और बाहर के एनवायरमेंट में जब हम गैसेस का एक्सचेंज करते हैं थ्रू नोज, लंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई इज कॉल्ड ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। दोनों कंप्लीटली अलग प्रोसेस। हमारा ब्रीदिंग जिसमें हम बस गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, हमारे जो एयर में अराउंड जितने भी गैसेस है वो सारे के सारे हमारे नोज के थ्रू अंदर आते हैं और फिर हम उसे O2 इनहेल कर लेते हैं, O2 एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो बाकी रेस्ट ऑफ गैसेस बाहर रिलीज आउट कर दिया जाता है। लेकिन रेस्पिरेशन में हमारा यही जो हमारी बॉडी में स्टोर्ड ग्लूकोज है यही ब्रेकडाउन होता है हमारा एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, एटीपी के लिए, कहाँ? सेल्स के अंदर। इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। तो रेस्पिरेशन क्या है? इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी। अब रेस्पिरेशन हमारा एरोबिक और एनारोबिक भी हो सकता है। अगर हमारा O2 के प्रेजेंस में हो रहा है, मतलब कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, तो हम उसे एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। और अगर वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है तो हम उसे एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। बट हम ब्रीदिंग यहाँ बात करेंगे। ब्रीदिंग के लिए एक छोटा सा टॉपिक है बस हमारा ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के लिए हमारा सबसे मेजर एक हमारा रोल है लंग्स का। ठीक है, हमारा अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम देखें तो सबसे बड़ा रोल हमारा लंग्स का है, जहां पर हमारा O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है, एब्जॉर्ब होता है और रिलीज आउट होता है। हमारा O2 लंग्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और CO2 रिलीज आउट कर दिया जाता है। और हमारा जो गैसेस हमने इनहेल किया है वो सारे के सारे O2 हमारे ब्लड में चले जाते हैं और जितने भी CO2 है हमारी बॉडी में जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन हो रहा है वो लंग्स में रिलीज आउट कर दिया जाता है। तो अगर हम बात करते हैं तो हम क्या इनहेल करते हैं? तो हम एयर रिच इन O2 इनहेल करते हैं। हम एयर या फिर हम ऑक्सीजन एयर या फिर हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, हम O2 रिच एयर इनहेल करते हैं और CO2 रिच एयर एक्सहेल करते हैं। हम O2 इनहेल नहीं कर रहे हैं, जैसे बहुत बच्चे बोलते हैं कि हम O2 इनहेल करते हैं और CO2 एक्सहेल करते हैं। नहीं, हम एयर रिच इन ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। अब यहाँ पर पढ़ेंगे हमारा क्या है। देखो, हमारा ब्रीदिंग के लिए ब्रीदिंग क्या है? हम जब तक हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा हमारा ब्रीदिंग हो रहा है। अब जब ब्रीदिंग के लिए हमारा सबसे मेजर रोल प्ले करता है ये डायफ्राम और साथ साथ हमारे रेस्ट, इनका बहुत बड़ा एक मेजर रोल है ताकि हमारे बॉडी में गैसेस का एक्सचेंज होता रहे और जो भी हमारा ऑक्सीजन है या CO2 है वो हमारी बॉडी से एब्जॉर्ब हो या फिर बाहर रिलीज हो। ये हमारे रेस्ट है। हमारे ब्रीदिंग के लिए दो तरह के मसल्स इन्वॉल्व है। पहला है हमारा डायफ्राम और दूसरा होते हैं हमारे इंटरकोस्टल मसल। ये पूरी की पूरी हमारे जितने भी हमारे रिस्ट केज है, पूरे के पूरे रिस्ट केज में हमारे इंटरकोस्टल मसल छोटी टॉपिक है, हम ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बस 5 मिनट का इंट्रो है।
डायफ्राम। डायफ्राम हमारा ऐसा ऑर्गन है हमारी बॉडी में, ऐसा मस्कुलर ऑर्गन है जो हमारी बॉडी को दो कैविटी में बांटता है। ठीक है, दो कैविटी में, ऊपर वाला जो डायफ्राम, जैसे हमारा डायफ्राम यहाँ पर लोकेटेड है, तो हमारे डायफ्राम के ऊपर जो कैविटी होती है इसे बोलते हैं हम लोग थोरैसिक कैविटी। डायफ्राम के ऊपर जो कैविटी है ये है थोरैसिक कैविटी, और डायफ्राम के नीचे जो पार्ट पाया जाता है ये होता है हमारा एब्डोमिनल कैविटी। तो हमारा अगर सवाल आए कि हमारा लंग्स या फिर हमारा हार्ट कहाँ लोकेटेड, तो थोरैसिक कैविटी में लोकेटेड। लेकिन हमारा इंटेस्टाइन, हमारी किडनी, ये सब कहाँ लोकेटेड है, हमारी एब्डोमिनल कैविटी। डायफ्राम हमारा थोरैसिक कैविटी और हमारा एब्डोमिनल कैविटी, ऐसा मस्कुलर ऑर्गन जो हमारी बॉडी को दो कैविटी में बांट देता है, हमारा डायफ्राम। इंटरकोस्टल मसल, ये हमारे प्रेजेंट होते हैं रिब्स। ठीक है, रिब्स में पूरे कवर्ड होते हैं। अब देखिए, जब हमारा डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं तब हमारा होता है ब्रीथ। अब हम कैसे देखेंगे, अब हम देखते हैं कि कैसे हमारा डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स हमारा ब्रीदिंग में एक मेजर रोल प्ले कर रहा है। अच्छा, इससे पहले एक चीज हम पढ़ लेते हैं बॉयल्स लॉ, क्योंकि अभी हम यहाँ पर, जैसे कि हम सब जानते हैं कि पूरा का पूरा हर एक टॉपिक हमारा एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो हमारा यहाँ पर बायोलॉजी सिर्फ नहीं होगा, हम एक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ हमारा कहता है कि जो प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम। ठीक है, एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। मतलब कि हमारा जो प्रेशर है वो अगर बढ़ा दिया जाए तो हमारा वॉल्यूम घट जाएगा, या फिर अगर हम वॉल्यूम बढ़ा दें तो हमारा प्रेशर घट जाएगा। अब वही चीज यहां पर हमारा लागू होता है। ठीक है, जब हमारे ब्रेन से सिग्नल आता है, ठीक है, आपको पता है कि ब्रीदिंग हमारा एक इनवॉलंटरी कंट्रोल है, इसे हम कंट्रोल नहीं करते। अगर हम कंट्रोल कर रहे होते तो नींद में हम कैसे सांस लेते, और अगर हम नहीं लेते तो हमारा तो काम खत्म था। तो हमारा ब्रीदिंग क्या है, एक इनवॉलंटरी। जब हमें ब्रेन से सिग्नल आता है तो ये डायफ्राम डोम शेप होता है। डायफ्राम जब रिलैक्स स्टेट में होता है तब हमारा डोम शेप में, लेकिन जब ब्रेन से सिग्नल आएगा तो हमारा डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब ये फ्लैट हो जाएगा। डायफ्राम जो पहले डोम शेप था अब ये हमारा हो गया कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट, और जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये डोम शेप से फ्लैट हो जाएगा। क्या हमारा ये वॉल्यूम थोरैसिक कैविटी की ये वॉल्यूम बढ़ गई ना, जो हमारा पूरा ये कैविटी है जो पहले डोम शेप था अब कॉन्ट्रैक्ट होकर डायफ्राम ऐसे हो गया, तो ये वॉल्यूम जो हमारा है ये तो बढ़ गया ना थोरैसिक कैविटी। उसी तरह से डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसी तरह से हमारे इंटरकोस्टल मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, और इसी के कॉन्ट्रैक्शन से जब हम सांस अंदर लेते हैं तो आप देखिएगा कि हमारी छाती प्रोट्रूड आउट होती है, हमारी छाती बाहर की ओर बाहर आती है, मतलब प्रोट्रूड आउट होती है इसी इंटरकोस्ट मसल के कारण। आप और आगे पढ़िएगा कि इंटरकोस्टल मसल भी दो तरह के होते हैं, एक इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं वो हमारा फोर्सफुल ब्रीदिंग में काम आते हैं। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल हमारा नॉर्मल ब्रीदिंग में फंक्शन करते हैं, लेकिन हमारा इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स सिर्फ फोर्सफुल ब्रीदिंग में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आप लोग आगे पढ़िए, आगे डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो हमारा जो डोम शेप स्ट्रक्चर था अब वो फ्लैट हो गया। इसके फ्लैट होने से क्या होगा, हमारा ये वॉल्यूम थोरैसिक कैविटी की इतनी वॉल्यूम बढ़ गई। उसी तरह से हमारा इंटरकोस्टल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा छाती प्रोट्रूड आउट होता है, छाती बाहर की ओर आती है, इससे हमारा थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम और बढ़ जाता है। ठीक है, हमारी थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम और बढ़ गई। अब हम बॉयल्स लॉ में हमने क्या पढ़ा कि वॉल्यूम अगर बढ़ जाए तो वो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ गई। अगर वॉल्यूम बढ़ गई है
तो प्रेशर क्या होगी, वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर घट गया। अब जब हमारे थोरैसिक कैविटी की वॉल्यूम बढ़ गई है, प्रेशर घट गया। अब हमारे बॉडी के अंदर प्रेशर कम है, लेकिन हमारे बाहरी इन्वायरमेंट में जो हमारा एयर है उसमें हमारा एयर मैक्सिमम प्रेशर पर है, मतलब 1 atm पर है, मतलब ज्यादा प्रेशर पर। तो हमारा एयर, आप लोग हमेशा जानते हो कि एयर हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव आउट करता है। हमारे बाहर में हाई प्रेशर है, अंदर में लो प्रेशर है। तो सारा का बहुत सारा एयर हम लोग इनहेल करते हैं। एयर रिच इन ऑक्सीजन हमने इनहेल किया। ये हमने क्या देखा, अभी तक हमने इनहेलेशन देखा है, मतलब कि इनटेक ऑफ एयर रिच इन O2, ये इनहेलेशन है। अभी हमने क्या देखा, इनहेलेशन। अब हम देखेंगे एक्सेलेशन क्या है, ठीक है। मतलब कि एक्सेलेशन क्या है, एयर रिलीज आउट ऑफ एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब यहाँ पर हमने जो एयर अंदर आया है, जो हमारा ब्रोंकाई से एयर अंदर आया, ठीक है, पूरा का पूरा हमारे एल्वियोलाई में गया होगा। और आपको पता है कि एल्वियोलाई ही हमारा मेजर रोल प्ले करता है किसमें, गैसियस एक्सचेंज में। तो सारा का सारा O2 हमारा एल्वियोलाई के द्वारा ले लिया जाता है। जो एल्वियोलाई के अराउंड जो कैपिलरीज है, सारा का सारा हमारा डिफ्यूजन के थ्रू ले लिया जाता है और CO2 रिलीज कर दिया जाता है एल्वियोलाई। और फिर एल्वियोलाई से फिर हमारा टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी ब्रोंकाई होते, फिर हमारा ट्रैकिया होते वो बाहर चला जाता है। ये हमने देखा हमारा इनहेलेशन। अब एक्सेलेशन, मतलब कि हम एयर को रिलीज आउट कैसे करेंगे, हम एयर जो अंदर से बाहर रिलीज आउट कैसे करेंगे। अब जो हमारा यहां पर देखिए आप, जो यहां पर फ्लैट शेप हमारा डायफ्राम था, अब क्या होगा, यह रिलैक्स हो जाएगा। अब क्या होगा, ये रिलैक्स होगा। और जब ये रिलैक्स होगा तो जो फ्लैट शेप स्ट्रक्चर हो गया था वो वापस से डोम शेप स्ट्रक्चर हो जाएगा। वो वापस से क्या होगा, डोम शेप स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। जो पहले फ्लैट था अब वापस से डोम शेप स्ट्रक्चर। तो जो वॉल्यूम हमारा बढ़ा हुआ था, जो वॉल्यूम हमारे डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण ये जो कैविटी में, थोरैसिक कैविटी की वॉल्यूम बढ़ी थी, क्या हुआ, घट जाएगी। जो वॉल्यूम हमारा ये बढ़ा हुआ था, अब वो जो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में था, अब क्या हो गया, वो डोम शेप हो गया। और डोम शेप होने से ये जो वॉल्यूम हमारी उस वक्त बढ़ी हुई थी इनहेलेशन, अब वो घट जाती है। और उसके घटने से क्या होगा, हमारा थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम घटेगा, हमारी थोरैसिक कैविटी की वॉल्यूम घट जाती है। उसी के साथ साथ हमारे इंटरनल इंटरकोस्टल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो है वो भी हमारे रिलैक्स कर जाते हैं। और उसके रिलैक्स होने से हम जब सांस अंदर रिलीज आउट करते हैं, तो आप देखिएगा कि हमारी छाती अंदर की ओर जाती है, ठीक है, हमारी छाती अंदर की ओर चली जाती है। इन दोनों मसल्स के रिलैक्सेशन के कारण, हमारा डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स के रिलैक्सेशन के कारण हमारा जो थोरैसिक कैविटी है, इसकी वॉल्यूम क्या हो गई, घट गई। और जब इसकी वॉल्यूम घट गई तो बॉयल्स लॉ कहता है कि एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो वॉल्यूम अगर घट जाती है तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। हमारा थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम घट गया, जिसके कारण हमारा प्रेशर बढ़ जाएगा, हमारा थोरैसिक कैविटी का प्रेशर बढ़ गया। अब जब इसका प्रेशर बढ़ गया तो हम जानते ही हैं कि जहां पर प्रेशर बढ़ जाए, ठीक है, हम हमेशा जानते हैं कि एयर हमारा कहां से कहां मूव करता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे। हमारा थोरैसिक कैविटी का प्रेशर ज्यादा हो गया विथ रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक, जो हमारे आसपास का जितना भी एटमॉस्फेयर है उससे हमारा प्रेशर थोरैसिक कैविटी का ज्यादा है। तो हमारा एयर कहां से कहां, एयर अंदर से थोरैसिक कैविटी से आउटसाइड एनवायरनमेंट में रिलीज आउट कर दिया जाता है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सेलेशन, जहां पर हमारा ये डायफ्राम रिलैक्स कर जाए और हमारे इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स कर जाए। ये हमारे इन दोनों के रिलैक्सेशन से हमारा क्या होता है, एक्सपायरेशन, जो उसमें हम एयर को एक्सेल आउट करते हैं।
और इसी के कारण हमारा ब्रीदिंग हो रहा है। मतलब कि हमारा जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, हमारा डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का ही पूरा खेल है। जब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तब हमारा क्या होता है, हमारा थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाता है। इसके बढ़ने से क्या होगा, प्रेशर कम हो जाता है। बॉयल्स लॉ का ये कहना है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घट जाएगा। तो हमारा इन दोनों के कॉन्ट्रैक्शन से हमारा डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब हमारा थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाता है। और इसके बढ़ने से क्या होता है, प्रेशर घट जाएगा। प्रेशर घटेगा तो हमारा क्या होगा, आउटसाइड एनवायरनमेंट से हमारा एयर अंदर की ओर आ जाएगा, लंग्स में आ जाएगा। इसी लंग्स में हमारा एल्वियोलाई में सारा का सारा गैसेस एक्सचेंज होगा। O2 कैपिलरीज के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा CO2 रिलीज आउट कर दिया जाता है। और उसके बाद क्या होगा, जब ब्रेन से सिग्नल आएगा दोबारा एक्सपायरेशन के लिए, तो हमारा ये जो डायफ्राम था और इंटरकोस्टल मसल थे ये रिलैक्स कर रहे हैं। और इन दोनों के रिलैक्सेशन से क्या होगा, हमारा थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम घट जाता है। और थोरैसिक कैविटी का अगर वॉल्यूम घट रहा है तो हम जानते हैं थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम घटने से प्रेशर बढ़ जाएगा। और प्रेशर बढ़ेगा तो हमारे थोरैसिक कैविटी का प्रेशर ज्यादा है, हमारा आउटसाइड एनवायरनमेंट का प्रेशर कम, सारा का सारा एयर हमारा एक्सेल आउट कर जाता है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्रीदिंग, इनहेल एंड एक्सेल ऑफ एयर, जिसमें हमारा डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स मेजर रोल प्ले करते हैं। बस यही है एक छोटा सा टॉपिक ब्रीदिंग का मैकेनिज्म। लेकिन हाँ, अब यही O2 जो हमने एब्जॉर्ब किया है ये जाकर के हमारे सारे सेल्स में रेस्पिरेशन की क्रिया कराएगा। यही O2 हमारा क्या करेगा, जो हमने एब्जॉर्ब किया है सारा का सारा एरोबिक रेस्पिरेशन कराएगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन भी हमारी बॉडी करती है। जब हम लोग बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमारी बॉडी एनारोबिक रेस्पिरेशन भी करते हैं, जिसमें हमारा लैक्टिक एसिड बन रहा होता है, लेकिन वो अलग प्रोसेस है। हमने यहाँ ब्रीदिंग ही देख रहे हैं, तो ये हमारा ब्रीदिंग, जिसमें हमारा डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स मेजर रोल प्ले करता है। थैंक यू।